तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, जो कि विज्ञान के होने वाले हैं कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे ऑब्जेक्टिव बता दूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। फिर आपको ऑब्जेक्टिव की टेंशन खत्म हो जाएगी, तो इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं समय वगैरह है, ये पेपर है। एंड यहाँ पर बात करें निर्देश की, तो निर्देश तो आपको पता ही होगा, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा ही दिया है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आ जाऊंगा, है ना। जैसा कि आप जानते हैं आपका खंड आ जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जो कि 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, है ना। जिसमें कि उपभाग 1 होगा जो कि भौतिक विज्ञान होगा, जिसमें कि 7 अंक के होंगे, यानी कि फिजिक्स, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनको मिलाकर ही आपकी साइंस बनती है ना। तो इसमें से जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से होगा क्या, देखिए फिजिक्स के आपके 7 क्वेश्चन होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के 7 क्वेश्चन को देखेंगे, फिर इसके बाद हम जो है केमिस्ट्री के देखेंगे, फिर हम बायो के देखेंगे। इस तरह से हम जो है पैटर्न फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आज की ये वीडियो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है ना। फिर हम वर्णनात्मक प्रश्न की बात करेंगे, जो कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पूछे जाते हैं ना, वर्णनात्मक प्रश्न जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, उनके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के होने वाले हैं ना। और इस वीडियो में लगभग बात करें 100 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयार करा दूंगा, है ना। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, हमें ये बताना है ना। अब अथवा में ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, देखिए अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा, है ना, उसे कहाँ रखना होगा। तो बात एक ही है, क्वेश्चन को सिर्फ घुमा करके पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु जो होता है उसके बीच में आपको रख देंगे ना, तो आपका जो है ये केस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका जो है ये 1 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन होने वाले हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में बहुत छोटा बनेगा, है ना। तो अब आपको ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अथवा में ये प्रश्न कुछ इस तरह से भी पूछ सकते हैं, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है ना। तो वो कौन सा दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण होता है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मैं बिल्कुल छांट करके ये क्वेश्चन लाया हूं, तो इन्हें आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लेते हैं इसे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो ऐसा दर्पण कौन सा होता है, उस दर्पण का नाम क्या होता है, तो समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण होता है ना। ये 2 ऐसे दर्पण होते हैं जिससे कि आप कितनी भी दूर खड़े हो जाएं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है ना। एक अवतल लेंस होगा और उसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो वो कैसा होगा, वो होगा सीधा, आभासी और छोटा, है ना। सीधा होगा, आभासी होगा और छोटा भी होगा, है ना। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, इसे आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है, 0.5 है। यह लेंस होगा, इस लेंस का हमें जो है बताना है कौन सा लेंस होगा, है ना। 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, है ना। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, जो कि है स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु, है ना, दूर बिंदु स्थित होता है, या फिर ये इस तरह से पूछ सकते हैं कि स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो क्वेश्चन
सेम है, क्वेश्चन को सिर्फ घुमा करके पूछा गया है ना। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही पूछ सकते हैं, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है, या फिर बोल देंगे स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी होती है ना। तो बात एक ही है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 सेंटीमीटर आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और इस बार भी पूछा जाएगा, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमसे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस का या फिर दर्पण का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति है और उसका ये हमें दोष दूर करना है, तो उसके लिए हमें किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए। वाह भाई वाह, यहाँ पर दर्पण तो होगा ही नहीं, यहाँ पर अवतल लेंस होगा, है ना। ये मिसप्रिंट क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पर दर्पण लगा देंगे तो भाई उसे कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना। तो लेंस लगाएंगे ना, अवतल लेंस लगाएंगे, ओके, अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेट नंबर 2 यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है एंड उपभाग 1 है भौतिक विज्ञान का ही। देखिए सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, सारे फिजिक्स के क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निपटा रहा हूँ एंड इसके बाद हम केमिस्ट्री एंड इसके बाद हम बायोलॉजी, इस तरह से जो है मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेट नंबर 2 में भी मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन को लिया है, जिससे कि आप जो है भटके नहीं, है ना। अभी आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब देखिए इसमें जो है पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है ना। तो कैसा होगा, बैंगनी होगा भाई, ऑब्वियसली बैंगनी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है ना। जो कम से कम होता है तो वो लाल होता है ना, विबग्योर, आपने पढ़ा होगा विबग्योर, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो ही गए होंगे। अब तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है, आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आप डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम को धुआं करने वाले हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकेंड भाई आवेश का मात्रक होता है ना, आवेश का मात्रक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है बिजली के बल्ब में तंतु होता है, किसका बना होता है। देखिए जो आपका बिजली का बल्ब होता है ना, 100 वाट वाला बल्ब, उसमें जो बल्ब में तंतु बना होता है ना, टंगस्टन होता है, तो वो टंगस्टन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हमसे कह रहा है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा। देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, है ना, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ, है ना, जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है। देखिए दो चालक तार है हमारे पास जिसके पदार्थ और लंबाई और व्यास सारे के सारे समान है, इक्वल है ना। किसी को वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, ओके। तो होता क्या है, श्रेणी तथा समांतर क्रम में संयोजित उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1:4, है ना, 1:4। इस तरह से जो हो जाएगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर उपभाग 2 आ जाता है। देखिए अब मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को ले लिया है ना, अब मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को ले लिया है। अब देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं ना, 6 मार्क्स के आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रसायन विज्ञान। अब देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, इसमें मैंने लिए हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ, इनको आपको हल्के में नहीं लेना है। हो सके तो आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। फिलहाल में आपको ये याद करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यकीन ना हो तो जब आप अपना बोर्ड एग्जाम दे करके आएँ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका जो है बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसा है या नहीं। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ आपको, है ना, तो आप जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे देख लेते हैं, क्या कह रहा है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है ना। दांतों का जो क्षय होता है वो कब से प्रारंभ होता है। तो देखिए मुंह का पीएच जो होता है ना 5.5 से कम हो जाएगा तो आपका जो दांत होंगे वो
क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। दांतों का जो क्षय होगा ना वो शुरू हो जाएगा अगर पीएच जो है मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तब, है ना। तो ध्यान देंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण हमारा ऑप्शन नंबर सी है NaHSO4, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है? प्रोपेन या ब्यूटेनॉन, है ना, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। देखिए प्रोपेनल है, ओके। प्रोपेनल और ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह हमारा CHO होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, CHO, है ना, सिंगल बॉन्ड CHO, इस तरह से, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से कट किया है। अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्योंकि हमने 11 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे ना। अब देखिए 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम हमें बताना है। एसिटल्डिहाइड जो होता है ना उसका हमें IUPAC नाम बताना है। तो उसका नाम होता है एथीन, है ना, एथीन, ओके। याद रखेंगे एथीन होता है जो आपका एसिटल्डिहाइड होता है, उसका IUPAC नाम एथीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? तो वो Ag नहीं होती है ना, Ag नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने सेट नंबर 2 में किसके क्वेश्चन लिए हैं? जो आपका रसायन विज्ञान होता है ना उसके ही क्वेश्चन लिए हैं। सो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आप नोट करते हुए चलिएगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपका है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। यानी कि जो आपका ऐसा कौन सा तत्व है जो तनु अम्ल के साथ क्रिया करके या संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो वो जस्ता होता है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जस्ता, जिसे हम जिंक कहते हैं ना, जिंक, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछ सकते थे, है ना, या करके निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? भाई बात तो सेम ही है ना, क्वेश्चन को सिर्फ घुमा दिया है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी यह करके पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? भाई विस्थापित करने का मतलब है निकालती है हाइड्रोजन, है ना, तो वो जिंक ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, है ना। तो देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से घुमा करके आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी है। देखिए CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2, है ना। ऊष्मा एवं प्रकाश ये जो है निकालेगी। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? जो आपकी दहन अभिक्रिया होगी, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। देखते हैं ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से एल्काइन है। देखिए निम्नलिखित में से एल्काइन है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, C3H4, C3H4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है प्रोपेनल है, प्रोपेनल है। देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, C3H7OH, C3H7OH, है ना। ये आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है ना, रिपीटेड है, तो इसे आप अच्छे से याद करेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? और मुझे पूरा भरोसा है आपको याद होगा, 7 होता है ना, क्योंकि भाई ये सिंपल क्वेश्चन है एंड काफ़ी बार पूछा गया है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि धावन सोडे या प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, है ना। जो आपका धावन सोडा होता है या फिर प्रोपेन होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, है ना। तो रासायनिक जो आपका रासायनिक सूत्र होगा, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी हैं। पहले धावन सोडा, है ना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, प्रोपेन भी आपका अलग है। तो धावन सोडे का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 डेका H2, है ना, डेका कहते हैं 10 को, 10H2, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे ये तो हमारा धावन सोडे का हो गया। प्रोपेन का क्या होगा? तो प्रोपेन का यहाँ पर लिखा है, देखिए C3H8, C3H8, ये आपका किसका होगा? प्रोपेन का होगा, है ना, प्रोपेन का होगा C3H8। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें 2 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। देखिए पहला धावन सोडे का आपको जो है रासायनिक सूत्र याद रखना है और दूसरा आपको प्रोपेन का रासायनिक सूत्र याद रखना है ना। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेट 1 उपभाग 3
जीव विज्ञान। देखिए अब आ जाते हैं जीव विज्ञान पर, यानी कि बायोलॉजी पर, है ना। बायोलॉजी क्लास 10th की बायोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ी है तो 7 नंबर आपकी झोली में होने वाले हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी आसान आते हैं, है ना। बायो के ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे नहीं, कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ आपको जो है कोई क्वेश्चन होगा, थ्योरेटिकली ही होगा, लेकिन उसका आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर बताना रहेगा। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि मूत्र का निर्माण होता है ना। मूत्र का निर्माण होता है तो वो कहाँ होता है, विरकक में होता है ना, किडनी में, है ना। तो ये हो गया राइट आंसर इसका, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है ना। ऐसा कौन सा रोग है जो यौन संचारित नहीं होगा, तो वो हेपेटाइटिस है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हेपेटाइटिस। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि कह रहा है कि पित्तरस का स्राव होता है ना। ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। पित्तरस का स्राव कहाँ होता है, तो वो होता है यकृत में, है ना, यकृत में। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है केवल प्रोटीन के बने होते हैं। केवल प्रोटीन की क्या बनी होती हैं, प्रियांश, है ना, प्रियांश। याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यीस्ट में होगा, है ना, यीस्ट। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन में होता है, किसके द्वारा होता है, यीस्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमसे कह रहा है कि दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है ना। दाएं निलय से जो आपका अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ पर जाता है, किस अंग में जाता है ना, तो वो फेफड़े में जाता है, लंग्स में जाता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, सॉरी यहाँ पर आपको दिख नहीं रहे थे क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकलिका, है ना, प्रकलिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 2, हम जीव विज्ञान देख लेते हैं, जो कि उपभाग 3 में पूछा जाता है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि हमसे कह रहा है कि पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है ना, किसके माध्यम से होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, जल, है ना, जल व खनिज लवण, है ना, तो वो जाइलम द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, जाइलम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमसे कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होता है ना। जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पुष्प है जिसमें एक लिंगी होता है ना, पुष्प एक लिंगी होता है, तो वो पपीता होता है ना, पपीता। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, ध्यान रखेंगे, पपीता। ओके, नेक्स्ट हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। भाई ये तो हर किसी को ही पता है, 46 होती है ना, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है ना, तो वो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, RR, है ना, और कैपिटल R है दोनों, ध्यान रखेंगे, कैपिटल RR। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषक के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, क्लोरोफिल या फिर सूर्य का प्रकाश, है ना, तो वो सभी कुछ जरूरी है ना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हमसे क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, प्राथमिक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जो कि हमसे कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन, जल संतुलन तथा भूख नियंत्रण आदि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो वो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, डाइएसिफेलन। ओके, इसे आप याद रखेंगे, थोड़ा सा नाम जो है पढ़ने में सही से नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सेट नंबर 3 है, जो कि जीव विज्ञान का होने वाला है, इसे देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, तो देखिए रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। जो रक्त का लाल रंग होता है तो वो किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, है ना,
यानी हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं होम है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिनी है ना, शुक्रवाहिनी जो कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है। ओके, याद रखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है ना? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा ऐसा भाग है जो फल में बदल जाता है? तो वो अंडाशय है। ओके, अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सॉल्वे का है ना। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद या करके ये क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं? या करके इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है ना, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल के वहन के लिए है ना, जल के वहन के लिए। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि मानव वृक्क का कार्य होता है। मानव वृक्क का कार्य क्या होता है ना? तो उत्सर्जन होता है, ऑब्वियसली उत्सर्जन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 17वें का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है अभी तक 17 क्वेश्चन को ही देखा है। यहाँ से जो है 3 क्वेश्चन हमारे और बचते हैं, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है? देखिए, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस में निभाएगा? श्वसन में निभाएगा है ना, श्वसन में निभाएगा। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर बी राइट होगा है ना, बी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन पादप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, तो इसे आप याद रखेंगे। देख सकते हैं इसी में रिपीट हो गया, तो भाई साहब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है? मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन कहाँ पर पाया जाता है? तो हाइड्रा में पाया जाता है ना, हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 20 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये मैंने फिजिक्स यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, इनसे रिलेटेड जो मैंने छांट करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ना, वो इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं। सिर्फ इतने ही ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, और इसी में से आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। मैं ओपन चैलेंज आपको दे रहा हूँ, अगर नहीं हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। एंड यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव तो आपने समझ लिए, अब बात करते हैं खंड बा की है ना। अब देखिए खंड बा जो होता है वर्णनात्मक प्रश्न का होता है ना, वर्णनात्मक प्रश्न जिसे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए उपभाग एक में आपसे जो है भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 18 नंबर के आएंगे भाई साहब, 18 नंबर। देख सकते हैं कितने ज़्यादा होते हैं 18 नंबर, तो हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना साइंस को है ना। 18 नंबर की फिजिक्स पूछी जाएगी, जो कंप्लीट साइंस के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए अब बिना बकवास की वीडियो शुरू करते हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का है ना, ए नंबर। देखिए, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है कि वायु में गमन करती हुई एक प्रकाश की किरण है जो जल में तिरछी प्रवेश कर रही है ना, तिरछी प्रवेश कर रही है। तो हमसे पूछना है क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से जो है दूर हटेगी, है ना, ये हमें बताना है। अब आप कह देंगे कि झुकेगी, लेकिन क्यों झुकेगी वो आपको बताना है। देखिए इन्होंने कह दिया बताइए क्यों, ऐसा क्यों, है ना, क्योंकि साइंस कहती ही है क्यों कैसे, है ना। तो इसका आपको रीजन देना पड़ेगा कि अभिलंब की ओर झुकेगी तो क्यों झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी तो क्यों हटेगी, है ना। और ये आपको बताना है और शॉर्ट में आंसर बताना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए जितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसी हिसाब से आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि दो मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा है और आप पूरी रामायण लिख रहे हो, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए आपको देखना है कि कितने नंबर में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। 2 नंबर में पूछा है तो 3 से 4 लाइन लिखना है बस, है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है, और जो पहले क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं इसमें हमसे पूछा है कि प्रकाश वायु से 1.5
अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है ना। तो कांच में प्रवेश की चाल हमें बतानी कितनी होगी, और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको कितनी लेनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि होती ही है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमसे बोल रहा है कि जो प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश कर रहा है, तो कांच में प्रकाश की हमें चाल बतानी कितनी होगी, और ये भी हमें दे दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होता है भाई, तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका उत्तर इतना आएगा, आप इसे सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो तो ऑब्वियसली बड़ी बनेगी ही, और आपका टाइम भी वेस्ट होगा है ना, क्योंकि आपने इतना तो पढ़ ही रखा है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए एंड आपने जो है रफ वर्क पर सॉल्व कीजिएगा है ना। और बाकी जितना भी एक्सप्लेन करने का होगा मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है वो क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए है ना। कोई वस्तु है और वो कहाँ रखी है, देखिए 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब उपयुक्त किरण आरेख बनाइए है ना, किरण आरेख आपको बनाना है, और प्रतिबिंब की स्थिति भी आपको बतानी है। और ये जो आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है भाई, काफ़ी बड़े नंबर में है, तो अच्छे से आपको बताना रहेगा और आरेख भी बनाना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हैं, तो 2 विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध कितना, 25 ओम आता है ना। इनके समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध इतना आता है ना। तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना रहेगा, और ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमसे कह रहा है कि 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो हमें बताना है कि यह वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, और चालक के लगने वाले चुंबकीय बल का मान हमें ज्ञात करना है। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, लंबवत है और 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अथवा में हमें एक और बताया है कि ये क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है ना, या फिर देखिए ये ऑप्शन दे देगा ABC है ना, या फिर बोलेगा देखिए समांतर लंबवत 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है, इस तरह से पूछे ना। अथवा में ऐसे बोल सकता था कि चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है ना, चुंबकीय बल रेखाओं की गुण लिखिए, इस तरह से पूछ देता तो 3 नंबर में हो जाता। और B नंबर में आपको बोल देता कि धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, उस नियम को भी स्पष्ट कीजिए 3 नंबर में। अब यहाँ पर आपने लॉजिक समझा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 4 नंबर में अगर 4 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, 6 नंबर में अगर बोलेगा तो आपको इतना क्वेश्चन बोलेगा, देखिए इतना है ना। ये भी अगर ये 3-3 नंबर में तोड़ के क्वेश्चन को पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा A और B में है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से। इसीलिए आपको बोलता हूँ कि आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा कर भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, उसे आप इग्नोर करना। देखिए जो आपका सेट नंबर 2 है, उपभाग 1 भौतिक विज्ञान। अब देखिए भौतिक विज्ञान के मैं सेट 2 लेकर के आया हूँ, और केमिस्ट्री के भी आपको 2 सेट लेकर के आया हूँ, और जीव विज्ञान के भी सेट 2 लेकर के आया हूँ। इतने ही काफ़ी हैं, और यहीं से आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलने वाला है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सेट 2 है, उपभाग 1 भौतिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु है ना, एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु प्रकाशिक केंद्र अथवा फोकस के मध्य रखी है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखी है। 2 नंबर हमसे कंडीशन कह दी है कि 2F पर है ना, 2F पर रखी है। 3 नंबर कंडीशन हमसे कह दी कि अनंत पर रखी है। तो स्थितियों में आरेख है ना, किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है, और फ्री के नंबर है। देखिए इसमें हमसे बोला था कि एक उत्तल लेंस है ना। सबसे पहले आपको ध्यान देना, उत्तल लेंस बोला है। उत्तल लेंस कुछ इस तरह से बनता है ना। उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु रखनी है, कहाँ कहाँ पर रखनी है। देखिए पहली कंडीशन हमसे बोली है कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखनी है ना। दूसरी कंडीशन हमसे बोली है कि 2F पर रखनी है ना, 2F पर रखनी है। तीसरी कंडीशन हमसे बोली है कि अनंत पर रखनी है। अब 3 चीज़ें हमें बता दी, तो हमसे बोल रहा है कि
तो फिर हमें जो है स्थितियों का किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की बनना दर्शाना है ना, प्रतिबिंब का बनना दर्शाना है। कितना आसान क्वेश्चन है, किरण आरेख इसमें पूछा है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स में पूछा गया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और इसका जो दूर बिंदु है ना नेत्र के 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो हमें इसको जो है संशोधित करना है, इस रोग को दूर करना है। तो इसके लिए हमें जो है लेंस की प्रकृति क्षमता हमें बतानी है, प्रकृति और क्षमता, कौन सा लेंस अवतल या उत्तल लगेगा, और क्षमता हमें बतानी है कितने डायोप्टर का लेंस लगेगा, है ना। तो वो आपको बताना रहेगा और 4 नंबर में क्वेश्चन है, देख सकते हैं 4 नंबर में पूछा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हमसे पूछा है कि ए व बी के मध्य जो है ए व बी के बिंदुओं के मध्य हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब देखिए इसमें और पूछा है हमसे, और क्या पूछा है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमसे बोला था संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए हमसे बोला था ए व बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, है ना। बी हमसे पूछा था बैटरी से प्रवाहित धारा का मान, तथा सी हमसे पूछा था ए व बी के मध्य विभवांतर, है ना। ये आपके पास डायग्राम दे दिया है। देखिए ये डायग्राम आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्या कह रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि ये जो है बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा ही आएगा, तो इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये जो है इसमें आपसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं और एक चीज़ भी पूछ सकता है, 2 चीज़ भी पूछ सकता है ना। तो ये कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा हिल रहा है, तो इसे मैं मैनेज करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा नियम स्पष्ट कीजिए, है ना, बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा है ना। अथवा में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए अथवा में क्वेश्चन पूछेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख करना है हमें। किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम को परिभाषित करना है ना। जो स्क्रू का नियम है ना, पेज का नियम, वही बोल रहे हैं यहाँ पर। ओके, किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रदर्शित कीजिए। इतना लंबा जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, तो 6 मार्क्स में पूछा है। ओके, इसे आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना रहेगा और सॉल्व करना रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे सेट नंबर 3, है ना। सेट नंबर 3 हमारा भौतिक विज्ञान है ना, फिजिक्स का है। अब देखिए इसके बाद जो है केमिस्ट्री और बायो पर आएंगे, ये लास्ट सेट है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमसे बोला गया है कि वायु के सापेक्ष, है ना, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः कितने हैं, 4/3 और 3/4 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखिए कितना इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VIMP। ओके, इसे आप अच्छे से याद करेंगे। ये सापेक्ष वाला जो अपवर्तनांक का न्यूमेरिकल आएगा ना, तो फिजिक्स में आएगा और इम्पोर्टेंट आएगा, इसी पैटर्न पर आएगा। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः कितना है, 4/3 और 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है और 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है ना। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे हमें बताना रहेगा। इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है ना, इसका निवारण हमें बताना है। आवश्यक किरण आरेख भी बनाना है। 3 क्वेश्चन पूछे हैं और 4 नंबर में, है ना। देख सकते हैं सबसे पहले हमें दूरदृष्टि दोष बताना है, आखिर है क्या, है ना। फिर इसका जो है निवारण हमें बताना रहेगा, इसे कैसे संशोधित कर सकते हैं। फिर हमें बताना है आवश्यक किरण आरेख बनाना है ना। आवश्यक जो किरण आरेख होता है ना, वो बनाना है कि ये दृष्टि दोष क्यों होता है ना, निवारण में क्या होता है और दृष्टि दोष में क्या होता है, वो हमें बताना है। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
60 वाट है ना, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट तथा 100 वाट तथा 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत में संयोजित किए गए हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना हमें करनी है ना। देखिए ये न्यूमेरिकल है और 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब है ना, उन्हें जो है श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है और 220 वोल्ट की विद्युत से उन्हें संपर्कित किया गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आपको एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और इसे कैलकुलेशन करके इसे सॉल्व करना रहेगा। ये न्यूमेरिकल हमारा 4 मार्क्स में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। BIMP न्यूमेरिकल है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है ना, वो इम्पोर्टेंट ही है। BIMP जो आपका न्यूमेरिकल है वो यही है। ओके, इसे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है ओम का नियम क्या है ना, ओम का नियम क्या होता है इसे आपको बताना है। इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाना है ना, और धारा व विभव के बीच आरेख भी बनाना है ना, धारा और विभव के बीच आरेख बनाना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है। ओम का नियम पूरा इसे खत्म कर दिया है। ओम का नियम क्या होता है ना, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओम का नियम क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए, फिर इसे सत्यापित कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, फिर इसका आरेख कैसे बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और धारा और विभव है ना, जो आपका करंट होता है और वोल्टेज होता है, इसके मध्य जो आपको आरेख भी बनाना आना चाहिए है ना, ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी देखिए बड़े मार्क्स में पूछा गया है, 6 मार्क्स में पूछा गया है ना। तो भाई क्वेश्चन भी बड़ा ही है, इसीलिए 6 मार्क्स में पूछा गया है। अथवा में हमें एक क्वेश्चन और दे दिया है। देखिए अथवा में पूछा गया है, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, संयोजन के निष्कर्ष लिखिए। अब देखें यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए हमें जो है एक सूत्र स्थापित करना है ना, यानी कि समांतर क्रम है तो देखिए 1/r = 1/r1 + 1/r2 इस तरह से आएगा ना। तो ये वाला हमें फार्मूला जो है सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है ना। यही हमसे बोल रहे हैं कि निष्कर्ष लिखिए। अब यहाँ पर देखेंगे उपभाग 2 है ना। अब देखिए सेट 1 हमारा है, उपभाग 2 है रसायन विज्ञान है ना। यहाँ से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, केमिस्ट्री है ना, रसायन विज्ञान। अब यहाँ पर आप देखेंगे 5वें का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाली भी रिएक्शन आपके एग्जाम में आती हैं, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार करिएगा। देखिए इसमें हमसे पहली रिएक्शन बोल रहा है कि CH3COOH + C2H5OH सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा है ना, वो आपको बताना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका है C2H5Br + KOH जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा है ना। ये दोनों रिएक्शन 2 नंबर में पूछी गई हैं। बी नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, ये भी आपसे पूछेंगे। देखिए CH2 = CH2 + O3, यहाँ पर आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट आपका है C2H5OH एंड यहाँ पर क्या आएगा है ना, यहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक आएगा वो आपको बताना है, और C2H4 + यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है। 2-2 नंबर में पूछा गया है ना, क्वेश्चन 2-2 नंबर में आया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2-2 यानी कि 4 फिल इन द ब्लैंक्स रिएक्शन आपसे पूछी है तो 4 नंबर में हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर हमसे कह रहा है कि धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है ना, धावन सोडे का रासायनिक नाम और अणु सूत्र लिखना है ना, इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण देना है, ये भी आपसे 2 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट है आवश्यक समीकरण देकर बताइए कि धावन सोडे से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त किया जाएगा है ना, ये भी 2 नंबर में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, BIMP क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए लाया हूँ BIMP क्वेश्चन, तो इन्हें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए एंड इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं है ना, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये तो जो है हमारे ऑब्जेक्टिव हैं एंड यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। हाँ ये हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमसे बोल रहे हैं कि NaOH, 1 मिनट में देख देता हूँ, हाँ कहीं यहाँ से तो नहीं है। ओके, यहाँ से आप देखेंगे NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2 है ना। अब ये जो है किस टाइप का क्वेश्चन था, 1 मिनट में पीछे देखता हूँ। किसी आवश्यक समीकरण देते हुए बेकिंग सोडे कैसे प्राप्त करेंगे। ओके, इसको आपको अभी स्किप करना है क्योंकि ये जो है कहीं और से क्वेश्चन आया है।
सेट नंबर 2 है ना, सेट नंबर 2 की बात करते हैं, उपभाग 2 रसायन विज्ञान। 14 मार्क्स में आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है जैसे कि आप जानते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे 5वें नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, है ना। इन सब की हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है जो कि आपने सीखी ही होगी। पहला है एथेनोइक अम्ल, दूसरा है H2S, तीसरा है प्रोपेनोन, चौथा है F2, है ना। 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए ये पहले 12th में पूछी जाती थी लेकिन अब 10th में भी पूछी जाती है ना। तो आप देख सकते हैं 4 मार्क्स में पूछी जाएंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स में 4 रिएक्शन पूछी गई हैं और कह रहे हैं केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, है ना। क्या होता है जब वाली केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, और इसको जो है गर्म किया जाता है तो क्या होता है। क्या होता है जब धावन सोडे को वायु में रखा जाता है। क्या होता है जब शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, हल्के में मत लेना और इनको जो है अच्छे से तैयार करना। VIMP है ना, VIMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका शुष्क भुजे हुए चूने को क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है ना। क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है ना, तो ये आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं वो आपको बताना है। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। ओके, उदाहरण भी देना है, कोई एग्जाम्पल दे देना है। रासायनिक समीकरण से आप क्या अभिप्राय है। रासायनिक समीकरण, जो आपका रासायनिक समीकरण है उससे आपका क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। देखिए 3 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स में पूछा है। पहला आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर उदाहरण देकर आपको समझाना है, फिर रासायनिक समीकरण से आपको क्या अभिप्राय क्या है आपका, है ना, वो आपको बताना है। 3 नंबर में क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, 3 नंबर में पूछा गया है ये, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक को आपको समझाना पड़ेगा। अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए अथवा में आपसे बोल रहे हैं कि भर्जन से आप क्या समझते हैं ना। भर्जन और निस्तापन जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 10th में, है ना। भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन ये 3 नंबर में पूछा है। नेक्स्ट आपका है चांदी का एक तार CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो एक दूसरे बर्तन के तांबे का तार AgNO3 के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। तो दोनों बर्तन में होने वाली अभिक्रियाओं के कारण को सहित, जो दोनों अभिक्रियाओं को कारण सहित हमें समझाना है ना। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है ना। देखिए सेट नंबर 3 जो कि उपभाग 2 है और रसायन विज्ञान है। ओके, 5वें का पहला हमसे क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। इन्हें आपको संतुलित करना रहेगा। 2 रिएक्शन है, 2 मार्क्स में पूछी गई है। CaHOH का होल ट्वाइस एक्वस प्लस CO2 ये गैस है इज इक्वल टू CaCO3 जो कि सॉलिड है प्लस H2O लिक्विड है ना। तो इसको आपको करना क्या, बैलेंस करना है। ओके, नेक्स्ट आपका है CH4 गैस प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। इसको अभी आपको बैलेंस कर देना है। ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर बी के तरफ बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर बी हमसे कह रहा है, बी का पहला अभिक्रिया FeCuSO4 इज इक्वल टू FeSO4Cu अवक्षेप है ना, नीचे बैठ गए। तो इसमें आपको क्या करना है, अभिकारक अथवा उत्पाद के नाम बताने हैं ना। अभिकारक क्या है, ये आपके अभिकारक होते हैं ना, तीर के इस साइड अभिकारक होते हैं और तीर के उस साइड उत्पाद होते हैं। तो आपको नाम बताने हैं, सिंपल सा, है ना। 2 नंबर में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे आपका ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। केवल रासायनिक समीकरण है ना, केवल अभिक्रिया का समीकरण देना है। 2 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि निस्तापन तथा प्रगलन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निस्तापन क्या होता है और प्रगलन क्या होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत प्रवाहित होने पर वैद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए, है ना। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत धारा अगर प्रवाहित कर रहे हैं तो वैद्युत अपघटनी का वर्णन करना है। किसी प्रक्रिया में बने मुख्य उत्पाद लिखना है और रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना है और उपयोग में लाए गए उपकरण का नाम भी, नामांकित जो चित्रण है वो भी बनाना है। भाई 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो बड़ा तो होगा ही, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में हमसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। देख सकते हैं
समीकरण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस यहाँ पर क्या आएगा, जो जिप्सम बन जाए, है ना। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू क्या बनेगा, जिंक कार्बोनेट इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, मैग्नीशियम प्लस क्या करें जिससे कि मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बन जाए, है ना। और बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इज इक्वल टू क्या बनेगा, और हाइड्रोजन क्लोराइड निकला है। तो इस तरह से आपको बताना रहेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा एफ है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा एफ है यहाँ पर, ओके एफ, क्वेश्चन नंबर एफ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि यानी कि उसी का एक और आगे की जो रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड, है ना, इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट निकल जाए। क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा गया है, तो 6 रिएक्शन आपसे पूछी गई है, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे उपखंड 3 है ना, उपखंड 3 आपका होता है जीव विज्ञान का, है ना। 18 मार्क्स में आपसे जीव विज्ञान पूछी जाती है ना। तो जीव विज्ञान पे आ जाती हैं। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री को हमने देख लिया है, अब बायोलॉजी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला आपसे कह रहा है कि ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर है। देखिए अंतर जरूर आते हैं और 2 नंबर में पूछा गया है ना जी। ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर है, 2 मार्क्स में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VIMPA याद रखेंगे, ओके, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं जो बी नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है ना, श्वसन क्रिया में इसका क्या भूमिका है, ये सारा कुछ आपको बताना है, ओके। ये भी आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है पादप हार्मोन की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर क्वेश्चन, जैविक आवर्धन क्या है ना, क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा, ये आपको स्पष्ट करना है। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। ये भी आपसे 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा में हमसे एक और क्वेश्चन पूछा है, आवर्त बीजी पौधों में लैंगिक जनन पर टिप्पणी हमें लिखनी रहेगी। ये भी हमारा 6 नंबर में, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। अब देखिए जो आपका सेट नंबर 2 है, उपखंड नंबर 3 है, जीव विज्ञान है, ओके, 18 नंबर में पूछी जाती है, जो कि इसके भी हम सेट 3 देखेंगे भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री के हमने 2 सेट 3 सेट देखे हैं, तो इसके भी हम 3 सेट ही देखने वाले हैं। दूसरा सेट है, इसके बाद तीसरा सेट और करेंगे, फिर इसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट आपका है, शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने किस्म के पौधे में संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, यह परिणाम मेंडल के किस नियम की पुष्टि करता है, इस नियम की परिभाषा दीजिए। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VIMPA, ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर बताना है, हमें उदाहरण भी देना है ना। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी हमसे बोला है, चित्र भी बनाना है इसमें, है ना। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। अथवा में हमसे बोल रहे हैं कि अगर ये नहीं करना चाहते तो ये कर दीजिए। देखिए तंत्रिका कोशिका है ना, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए बायोलॉजी है तो चित्र ना है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो यहाँ पर चित्र तो जरूर बनाना है। देखिए अथवा में तो है लेकिन किसी एक का तो चित्र बनाना पड़ेगा। मानव हृदय का बना दीजिए या फिर तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का चित्र बना दीजिए। चित्र तो बनाना ही पड़ेगा आपको, बायो में चित्र में प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, है ना। सेट नंबर 3 आपका देख लेते हैं। सेट नंबर 3 उपखंड 3 जीव विज्ञान, है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 8वें का पहला क्वेश्चन, धमनी और सिरा में 4 अंतर लिखना है ना। धमनी और सिरा में 4 अंतर ये भी आते हैं। और अंतर देखिए धमनी और सिरा और ऑक्सी और अनऑक्सी, ये अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। VIMPA हर साल पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से संबंधित जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है ना, वो आपको बताने 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में हार्मोन संबंधित विकार का संक्षेप वर्णन करना है। ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, VIMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहला,
उदाहरण सहित मेंडल के पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है। और नेक्स्ट हमारा है बी नंबर, 10वें का बी नंबर हमसे कह रहा है कि लक्षण प्रारूप फोनोटाइप है ना, फोनोटाइप तथा जीन प्रारूप जीनोटाइप में क्या अंतर है। देखिए फोनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर जरूर आता है, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स में पूछा गया है। अथवा में अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसे कर सकते हैं। भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा परिवार नियोजन के उपाय का वर्णन कीजिए, ये आपका 6 नंबर में पूछा गया है। देखिए अगर आप इसे करेंगे 10वें का ए और बी करना पड़ेगा है ना, तब आपके 6 नंबर मिल रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर देते हैं तो डायरेक्ट आपको 6 नंबर मिल जाएंगे है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे आज की इस वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है ना, इसके 3 सेट कंप्लीट कराए हैं ना, 3 सेट कंप्लीट कराए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बताए हैं। और ये आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में ज़रूर देखने को मिलेंगे। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ है ना, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना हो ना तो जब आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 दे करके आएँ तो आप इसी वीडियो के नीचे आइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस वीडियो से आपके क्वेश्चन फंसे हैं या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा एंड अपनी कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनकी प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है ना। अब देखिए मैंने क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बता दिए, ऑब्जेक्टिव भी बता दिए है ना, न्यूमेरिकल भी बता दिए। अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है। अब एक ही रास्ता है, सिर्फ प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एंड वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता लगे है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में उन्हें पता लग जाए। तो उन्हें वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।